हाय एवरीवन। आज हम राजनीतिक सिद्धांत की यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है राजनीतिक मूल अवधारणाएं। अगर राजनीतिक मूल अवधारणाओं की बात करें तो अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र, विधि एवं दंड का सिद्धांत, नागरिकता, ये सभी अवधारणाएं उदारवाद की देन है। किसकी देन है? उदारवाद की देन है। अब उदारवाद, हम अगर उदारवाद के बारे में बात करते हैं तो उदारवाद क्या है? उदार का मतलब होता है लचीला और वाद का मतलब होता है विचारधारा। तो अगर हम उदारवाद को समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है, तो लचीली विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो कि लचीली है, जो अपने आप को समय के साथ चेंज कर लेती है और समय के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसे हम लचीली विचारधारा या उदारवाद कहते हैं। दोस्तों, ये हमने कुछ मेन जो है पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कुछ और भी पॉइंट आ सकते हैं, तो आप पेन पेपर लेके बैठिए और वीडियो को पॉज करके जहाँ भी आपको कुछ ऐसा फैक्ट लगता है नोट करने लायक, तो उसको नोट करते रहिए। आगे हम देखेंगे कि जो हमारा उदारवाद का उदय आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल कब से? 16वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है और इसे राष्ट्रराज के नाम से भी जानते हैं। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक क्या था? 16वीं से 19वीं शताब्दी तक उदारवाद का दृष्टिकोण नकारात्मक था। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक उदारवाद का दृष्टिकोण नकारात्मक था, और क्योंकि उदारवाद का दृष्टिकोण नकारात्मक था और मूल अवधारणाएं क्या है? उदारवाद की देन है, तो मूल अवधारणाओं का भी दृष्टिकोण नकारात्मक था। राज्यों को सीमित कर दिया गया था, यानी कि राज्य के कार्य को सीमित कर दिया गया था। राज्य क्या करता? सिर्फ सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय व्यवस्था तक सीमित था। यही 3 काम उसके थे। और ये आवश्यक कार्य जो हमने पहले वीडियो में बता रखे हैं कि राज्य के आवश्यक कार्य होते हैं। 2 प्रकार का कार्य राज्य करता है। आवश्यक कार्य में ये 3 कार्य आते हैं: सुरक्षा, शांति, न्याय व्यवस्था। और लोक कल्याणकारी राज्य आते हैं, जिसमें कि सामाजिक हित से संबंधित कुछ काम और भी राज्य करता है। अभी 20वीं शताब्दी में राज्य का दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया और लोक कल्याणकारी राज्य अस्तित्व में आया। और क्योंकि राज्य का दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ, तो मूल अवधारणाओं का भी दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया। नकारात्मक अगर दृष्टिकोण की हम बात करते हैं, तो इसमें व्यक्तिगत हित को बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्तिगत हित, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत हित को जो है बढ़ावा दिया जाता है। और यद्यप अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो इसमें सामाजिक हित को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि इसमें पूरे समाज के हित को सेंटर में रख करके काम किए जाते हैं। उदारवाद के रूप क्या है? उदारवाद के रूप है नकारात्मक उदारवाद। ये 16वीं से 19वीं शताब्दी तक रहा है और इसने क्या किया है? व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया है। और इसका जो सेंटर है, इसका केंद्र क्या है? स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता को इसने सेंटर में रख करके काम किया। और फिर दूसरा क्या था? सकारात्मक उदारवाद आया। ये 20वीं शताब्दी में आया है और ये जो है सामाजिक हित के बारे में सोचता है। लोक कल्याणकारी आया, ये भी 20वीं सदी में है। ये भी सामाजिक हित के बारे में सोचता है। सामाजिक हित इसके लिए सर्वोपरि है। और जो राज्य जो है गरीबों के लिए, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए कार्य करे, उनको कुछ सुविधाएं प्रदान करे, ऐसा इस लोक कल्याणकारी राज्य का ये उद्देश्य है। समाज में न्याय की स्थापना हो और सभी को जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सभी को मिले। ये आवश्यकता पर डिपेंड था कि जिसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी किया जाए। फिर ये जो 20वीं सदी के अंत में नौ उदारवाद आया है। 20वीं सदी जो 1980 के दशक के आसपास से नौ उदारवाद का प्रारंभ हुआ। नौ उदारवाद को हम उदारीकरण के नाम से भी जानते हैं। और
1980 के दशक से या फिर जब नौ उदारवाद आता है तो पुनः उदारवाद नकारात्मक की ओर अग्रसर होता है और मूल अवधारणाएं भी नकारात्मक हो जाती हैं। तो ये हमारे उदारवाद के रूप हैं। पहले नकारात्मक उदारवाद 16वीं से 19वीं में आया, फिर सकारात्मक उदारवाद 20वीं शताब्दी में आया, उसी में फिर लोक कल्याणकारी राज्य 20वीं शताब्दी में आता है और 20वीं शताब्दी के अंत में नौ उदारवाद आता है जो कि पुनः नकारात्मक उदारवाद की ओर लौटने का प्रयास करता है और मूल अवधारणा भी नकारात्मक की ओर लौट जाती हैं। तो ये हुआ। और आगे ये कुछ पॉइंट हैं। जिस समाज में स्वतंत्रता समानता स्थापित होती है वह समाज न्यायपूर्ण समाज कहलाता है। और लोकतंत्र विधि पर शासन करता है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में अक्सर आता है कि लोकतंत्र किस पर शासन करता है, लोकतंत्र के शासन का आधार क्या है। तो लोकतंत्र विधि पर शासन करता है और विधि में दंड का प्रावधान होता है। विधि में दंड का प्रावधान होता है। अब हम अपनी सबसे पहली अवधारणा लेंगे जो कि ऊपर बहुत सारी अवधारणाएं हमने दी थी, अधिकार स्वतंत्रता। तो अभी हम सबसे अपनी पहली जो है अवधारणा है हमारा अधिकार, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अधिकार की परिभाषा क्या है। अधिकार की परिभाषा है, ये अधिकार की परिभाषा भी है और लास्की का कथन भी है। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, ये लास्की कहते हैं और ये अधिकार की परिभाषा भी है। अधिकार की विशेषताएं, अब हम विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, अधिकार समाज की देन है। अधिकार जो है क्या है, समाज की देन है, इसलिए इन अधिकारों का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। अगला है, अधिकार सदैव गतिशील एवं परिवर्तनशील प्राणी को दिया जाता है, अतः समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये यहाँ पर जो है ना गलत हो गया है, ना नहीं होना चाहिए, हाँ होता रहता है। अधिकार क्या है, सदैव सामाजिक प्राणी को दिया जाता है क्योंकि अधिकार समाज की देन है और समाज के बाहर इसका अधिकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अधिकार क्या होता है, सामाजिक प्राणी, जो प्राणी सामाजिक होते हैं, समाज में रहने वाले प्राणियों को दिया जाता है। और अधिकार क्या होता है, सदैव कर्तव्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। कर्तव्यों के अनुपस्थित में अधिकार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे अधिकार के प्रकार। अधिकार के प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो पहला है हमारा नकारात्मक अधिकार और इस सकारात्मक अधिकार। आगे सकारात्मक अधिकार के फिर से दो पार्ट हो जाते हैं, जो है नैतिक या सामाजिक अधिकार और दूसरा है कानूनी अधिकार। फिर कानूनी अधिकार के दो पार्ट हो जाते हैं, ये नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो अगर हम नकारात्मक अधिकार की बात करते हैं तो नकारात्मक अधिकार में सभी जितने भी समाज के लोग होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, उन सबको एक जैसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और उन सभी को एक जैसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और नकारात्मक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिस पर राज्य की तरफ से प्रतिबंध नहीं होता है। नकारात्मक अधिकारों में राज्य की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सकारात्मक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसमें राज्य की तरफ से कुछ प्रतिबंध होता है, उसे सकारात्मक अधिकार कहते हैं। अगर हम नैतिक अधिकार या सामाजिक अधिकार की बात करें तो ये इसका संबंध होता है व्यक्ति के नैतिक आचरण से संबंध होता है। जो हमारा नैतिक या सामाजिक अधिकार होता है तो इसका संबंध व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है। अनेक विचारकों ने इसे अधिकार की संज्ञा नहीं दी है, इसकी रक्षा राज्य नहीं करता है। तो ये जो है इसकी रक्षा राज्य नहीं करता, ये अधिकार जो है इस अधिकार की रक्षा राज्य नहीं करता है क्योंकि
अनेक विचारकों ने इसको अधिकार की संज्ञा दी नहीं है, लेकिन समाज में रहने वाले प्राणियों के लिए ये अधिकार इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे उनके बिहेवियर और मैनर्स वगैरह सब डिफाइन होते हैं। तो एक अच्छी सोसाइटी के लिए ये अधिकार माना जाता है, बट राज्य इसकी सुरक्षा नहीं करता है। और हम आगे कानूनी अधिकार की बात करते हैं। तो कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिसकी रक्षा राज्य करता है, और अगर व्यक्ति उल्लंघन करता है जो इसके कानूनी अधिकार हैं, ये अगर जो दिए गए हैं इनका व्यक्ति उल्लंघन करता है तो कानूनी राज्य इसके लिए दंड का प्रावधान भी रखता है, यानी कि राज्य उसे दंडित भी करता है। कानूनी अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नागरिक अधिकार और दूसरा होता है राजनीतिक अधिकार। तो कानूनी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है नागरिक अधिकार, दूसरा होता है राजनीतिक अधिकार। तो नागरिक अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रोजगार का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, परिवार, शिक्षा तथा रोजगार, इन सब का अधिकार इसमें नागरिक अधिकार में आते हैं। और अगर हम देखें राजनीतिक अधिकार, तो मत देने का अधिकार होता है, यानी कि सभी नागरिक को मत देने का अधिकार मिलता है इसमें होता है। और मत प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि आप अगर चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो आपको मत प्राप्त करने का भी अधिकार है, अगर जनता आपको सपोर्ट कर रही है तो। सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, कोई वैकेंसी निकली है राज्य में तो ये आपको अधिकार है, हक है कि आप अगर उस राज्य के नागरिक हैं तो उस वैकेंसी, उस पद के लिए, पद को प्राप्त करने के लिए आप अपने प्रयास कर सकते हैं, ये अधिकार भी मिलता है। आवेदन पत्र, कहीं पर आवेदन पत्र देने का भी अधिकार आपको मिलता है, और संपत्ति देने का अधिकार भी मिलता है। ये राजनीतिक अधिकार हो गए और ये हो गए नागरिक अधिकार। अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत, अगर हम इनकी बात करते हैं तो हमारे अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत में होता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, दूसरा है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, तीसरा है आदर्शवादी नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, आ से अधिकार, शी और शी से सिद्धांत, समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत, पांचवा है मानव अधिकारों का सिद्धांत, छठा है अधिकारों के सिद्धांत का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो ये हमारे जो है 6 अधिकार हैं। अब इनको वन बाय वन थोड़ा इनकी बारे में जान लेते हैं, इन डेप्थ इनकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जो हमारा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, ये सबसे प्राचीनतम है, ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, ये सबसे प्राचीनतम है। और इसका जॉन लॉक जो हैं इसके प्रतिपादक हैं। समर्थक में आ जाते हैं हॉब्स, रूसो, थॉमस पेन, मिल्टन, हर्बर्ट स्पेंसर और जैफरसन, ब्लैकस्टोन, ग्रोशियस, ये सारे इसके समर्थक हो जाते हैं। कौन कौन से समर्थक? हॉब्स, रूसो, थॉमस पेन, मिल्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, जैफरसन, ब्लैकस्टोन और ग्रोशियस। और जो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर साहब हैं, इन्होंने योग्यतम की उपयोगिता का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, जिसमें वो योग्यता होगी वो जीवित रहेगा, जो योग्य नहीं होगा वो मर खप जाएगा। ऐसा इन्होंने योग्यतम की उपयोगिता का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने दिया था। आगे जो है जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। और ये क्या है? प्राकृतिक अधिकार जन्मजात होते हैं, यानी कि ये जन्म से मिलते हैं। अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जन्म से मृत्यु तक ये एक जैसे रहते हैं। और अहस्तांतरणीय होते हैं, यानी कि ये अधिकार किसी को हस्तांतरित नहीं किया जाता, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है, जिसके अधिकार होते हैं उसी के पास रहते हैं। और अविभाज्य होते हैं, इनको विभाजित भी नहीं किया जा सकता है, ये निरंकुश होते हैं, यानी कि जो हमारा है जन्मजात होते हैं, अधिकार जन्मजात होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, अहस्तांतरित होते हैं और अविभाज्य होते हैं। आगे हम देखेंगे जो प्राकृतिक अधिकार पर
दो क्रांतियां हुई थी, वो कौन कौन सी थी? जो प्राकृतिक अधिकार पे दो क्रांतियां हुई थी, ये अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ये दो क्रांतियां प्राकृतिक अधिकारों से इंस्पायर होकर के हुई थी। और इसके प्रेरणा स्रोत कौन थे? लॉक थे। इन दोनों जो क्रांतियां थी, इनके प्रेरणा स्रोत लॉक थे। अमेरिकी क्रांति के प्रेरणा स्रोत लॉक थे। और जो है लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया है। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित माना है। यदि इन अधिकारों की रक्षा राज्य नहीं कर सकता है तो जनता राजा को बदल देगी। ऐसा लॉक का मानना है कि अगर राजा इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता है तो जनता को ये हक है कि वो अपने राजा को बदल दे। इसीलिए वाहन ने क्या कहा है? वाहन ने इनकी आलोचना करते हुए कहा है कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन संपत्ति की सुरक्षा करना है। यानी कि जो लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन है वो संपत्ति की सुरक्षा करता है, ऐसा वाहन ने कहा है। जैफरसन क्या कहते हैं? जैफरसन साहब कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख का अधिकार दीजिए। हे ईश्वर, मुझे जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख का अधिकार दीजिए, ऐसा जैफरसन कहते हैं। यही टॉमस जेफरसन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आगे चलकर इनकी जो है आलोचना हुई इस अधिकार की, और कहा कि सामाजिक विषमता स्वाभाविक होती है। कोई गरीब या अमीर के घरों में जन्म ले सकता है। जो लोग होते हैं वो गरीब घर में भी पैदा हो सकते हैं, अमीर घर में भी पैदा हो सकते हैं, और सामाजिक विषमता स्वाभाविक होती है। लास्की ने क्या कहा है? अधिकार की कोई स्थायी या अपरिवर्तित सूची निर्मित नहीं की जा सकती है। ये सब इम्पोर्टेंट कथन है, आप लोग नोट कर लें इनको। लास्की ने क्या कहा है? अधिकार की कोई स्थायी या अपरिवर्तित सूची निर्मित नहीं की जा सकती। जहाँ प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है, अधिकारों को निरपेक्ष मानता है, वहीं आलोचक कहते हैं कि अधिकार निरपेक्ष नहीं बल्कि सामाजिक हित के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत ने प्राचीन काल एवं मध्यकाल में प्रचलित विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। अगला है हमारा कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक बेंथम हैं और इसके समर्थक हैं हॉब्स, ऑस्टिन इसके समर्थक हैं। जो बेंथम ने इसका प्रतिपादन किया था, हॉब्स ने इसको आगे बढ़ाया था और ऑस्टिन ने इसको चरम सीमा पर पहुंचाया था। और इसलिए ये जो है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत ऑस्टिन के नाम के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि प्राकृतिक अधिकार जो हमारे थे, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, वो मानता है कि अधिकार प्रकृति की देन है, जबकि जो हमारा कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की देन है। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों के घोर विरोधी थे और राज्य के पूर्व व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं, ऐसा मानते थे। जो है बेंथम, राज्य के पूर्व व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं। राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को अधिकार देता है। कानूनी अधिकार तभी तक मान्य होते हैं जब तक न्यायालय उसे मान्यता देती है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द कर देती है, वह अधिकार नहीं रह जाता। राज्य अधिकारों की रचना करता है तथा उन्हें लागू करता है। बेंथम प्राकृतिक सिद्धांतों के घोर विरोधी थे और जो हमारे प्राकृतिक अधिकार थे उनके विरोधी थे बेंथम, और जो राज्य द्वारा निर्मित कानून का समर्थन करते थे। बेंथम का मानना है कि प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत पूरा बकवास या प्रसादपूर्ण भ्रम है। अमेरिकी क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति दोनों प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित थी। प्राकृतिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत से ये दोनों क्रांतियां हुई थी, इसलिए बेंथम ने दोनों क्रांतियों का विरोध किया।
अगला है हमारा ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे? एडमंड बर्ग। एडमंड वर्क इसके जो हैं प्रतिपादक हैं और ये अनुदारवादी विचारक में आते हैं। इनको ये पुरानी परंपरा को मानने वाले होते हैं। अनुदारवादी जो है जो पुरानी परंपरा है उसको मानने वाले हैं। और समर्थक में कौन है? मैकाइवर, वर्गेस, हेनरी मैन, सिविग्नी। ये कौन हमारे ये समर्थक में इसके जो हमारा ये ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत है इसके समर्थक हैं। कौन कौन है? मैकाइवर, वर्गेस, हेनरी मैन, सिविग्नी। इसे रूढ़िवादी अधिकारों का सिद्धांत भी कहा जाता है और ये इतिहास की देन मानी जाती है। ऐतिहासिक अधिकार के सिद्धांत के अनुसार अधिकार ना तो प्रकृति की देन है ना ही राज्य की देन है, बल्कि अधिकार इतिहास की देन है। वर्ग के अनुसार जो रीति रिवाजों पर आधारित नहीं होते उन्हें अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। बर्क ने इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन करते हुए कहा कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जिन इंग्लैंड की जनता को जो अधिकार मिला उससे इंग्लैंड की जनता भलीभांति परिचित थी। बर्क ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया और कहा कि इस क्रांति के बाद फ्रांसीसी नागरिकों को जो अधिकार मिला उससे वे अपरिचित थे। बर्क का प्रसिद्ध कथन फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का अधिकार एक अमूर्त अधिकार है। जो ये कथन है बर्क का प्रसिद्ध कथन है, आप एक बार फिर से सुन लीजिए। क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का अधिकार एक अमूर्त अधिकार है। आगे चलकर ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना हुई। आलोचक ने कहा हर परंपरा रीति रिवाज को अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कुछ अच्छी व कुछ बुरी होती हैं। जैसे भारत में पहले बाल विवाह, सती प्रथा, बलि प्रथा आदि कुप्रथाएं प्रचलित थीं। इन्हें आज अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा आदर्शवादी या नैतिक अधिकारों का सिद्धांत। इसके संपादक कौन है? इसके संपादक जो हैं कांट महोदय हैं। कांट महोदय हैं। समर्थक में आ जाते हैं रूसो, ग्रीन, हीगल, बोशांके। ये इसके समर्थक हैं, रूसो, ग्रीन, हीगल और बोशांके। जो ये हमारा आदर्शवादी नैतिक अधिकारों का सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि यह उन्हीं अधिकारों को मान्यता देता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक होते हैं। इसका आशय आंतरिक विकास से है। जहाँ व्यक्तिवाद भौतिक एवं बाह्य सुख को महत्व देता है, वहीं आदर्शवाद आंतरिक सुख या आध्यात्मिक सुख पर बल देता है। ये इस विचार का, इस जो सिद्धांत है इसका मानना है, ये आंतरिक या आध्यात्मिक सुख पर बल देता है। राज्य और व्यक्ति के मध्य स्वाभाविक संबंध को स्वीकार करता है। ये मानता है कि राज्य और व्यक्ति के बीच स्वाभाविक संबंध है। अधिकार राज्य व समाज की देन है। ये ऐसा मानता है कि अधिकार राज्य में ही समाज देता है और राज्य उनकी रक्षा करता है, तो अधिकार समाज में ही संभव है, ऐसा मानता है। और ये कहता है कि राज्य में ही रहकर अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है, राज्य से अलग अधिकारों की प्राप्ति संभव नहीं है। ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि इस अधिकार जो ये सिद्धांत है ये आदर्शवादी या नैतिक अधिकारों का सिद्धांत कहा जाता है। तो ग्रीन महोदय का प्रसिद्ध कथन है अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना जो है नैतिक विकास नहीं कर सकता है। जबकि बोशांके कहते हैं अधिकार वह दावा है जो समाज द्वारा निर्मित है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। कांट ने भी नैतिक विचारों पर बल दिया। हीगल एवं ग्रीन ने भी माना है कि अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही रहकर की जा सकती है।
अगर हम सावयव संबंध की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अंगी और अंग का संबंध। अंगी को संपूर्ण माना जाता है और अंग को अंश माना जाता है। तो सावयव संबंध का मतलब होता है अंगी और अंग का संबंध। अगला है हमारा समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो हैं लास्की हैं। जो समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत है इसके प्रतिपादक लास्की हैं। समर्थक में जे.एस. मिल आ जाते हैं। जे.एस. मिल, ग्रीन, जी.डी.एच. कोल, हाउस वार्कर, ये इसके समर्थक हैं। और ये सिद्धांत क्या है, उपयोगितावादियों की देन है। लेकिन इसका जो है प्रतिपादक लास्की को इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको विकसित करने का श्रेय लास्की को जाता है। लास्की ने इसे विकसित किया है, तो इसलिए लास्की को इसका प्रतिपादक माना जाता है। वैसे ये सिद्धांत उपयोगितावादियों की देन है, क्योंकि उपयोगितावादियों ने ही इस विचारधारा पे सोचना शुरू किया था। और अधिकार समाज हित पर आधारित होते हैं। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये अधिकार मानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अधिकार वही होते हैं जो सामाजिक हित में हो। इस जो है समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत जो है, इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य करना, इसका उद्देश्य है। यह सिद्धांत जो है मानता है कि अधिकार वे होते हैं जो समाज कल्याण या समाज हित पर आधारित होते हैं। ऐसे अधिकार जो सामाजिक हित के विरुद्ध होते हैं उन्हें अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह सिद्धांत मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानता है, इसलिए सामाजिक हित के विरुद्ध व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। इसका मानना है कि अधिकार का स्वरूप चाहे प्राकृतिक हो, चाहे कानूनी हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे आदर्शवादी हो, उसका एक ही मापदंड है, वह है सामाजिक हित। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है, राज्य इसकी सुरक्षा करता है, उसे लागू करता है। इसकी मान्यता है कि अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित के बीच सामंजस्य की स्थापना करना है। इस बारे में जे.एस. मिल का कथन है, व्यक्ति के विकास एवं सामाजिक कल्याण में कोई मौलिक विरोध नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जे.एस. मिल कहते हैं। हाउस क्या कहते हैं इस सिद्धांत के बारे में, उनके विचार क्या हैं? वो कहते हैं असली अधिकार समाज कल्याण की शर्तें हैं और विभिन्न अधिकारों का औचित्य इस बात से है कि समाज के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए उसकी क्या भूमिका है। ये हाउस महोदय का कथन है। लास्की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में समाज कल्याण अधिकारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या देते हैं और वो परिभाषित करते हुए कहते हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। ये लास्की महोदय कहते हैं और ये सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। अधिकार की जो है सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मानी जाती है। लास्की पुनः कहते हैं, ऐसे अधिकार जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती वे बालू के ढेर के समान होते हैं। अगेन लास्की का एक फेमस स्टेटमेंट है, लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उसी कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिसमें मेरा कल्याण घनिष्ठ एवं अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। लास्की का एक और फेमस कथन है, वो कहते हैं कि मेरे अधिकारों की मांग इसलिए खड़ी होती है कि मैं भी सामाजिक हित में अपना योगदान देना चाहता हूँ। ये लास्की महोदय कहते हैं। लास्की आगे कहते हैं कि आज किसी भी राज्य की पहचान इस बात पर निर्भर करती है कि वह सामाजिक हित के लिए क्या कार्य
कर रहा है। लास्की कुछ विशेष अधिकारों की बात करते हैं जो जिनकी जैसे कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा रोजगार का अधिकार। लास्की अधिकारों का मजबूती से चर्चा करते हुए कहते हैं कि अधिकार सक्षम निरंकुशवाद से भी निरंकुश है। क्या कहते हैं कि अधिकार सक्षम निरंकुशवाद से भी निरंकुश है, ऐसा लास्की मानते हैं। अगला है हमारा मानव अधिकारों का सिद्धांत। यह सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है और सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारों को मानव अधिकार की संज्ञा दी जाती है, इसमें दी गई है। और इसी मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट में शामिल किया गया है। ये 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट में शामिल किया गया था। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी क्रम में 1961 ईस्वी में एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन किया गया। इसका मुख्यालय लंदन में है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मानवाधिकार का कहना है कि ऐसे व्यक्ति जो दीनहीन, मलिन हैं, मानव होकर भी पशुवत जीवन जी रहे हैं, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, गंदा जल पी रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को मानवीय जीवन प्रदान करना जिससे वे भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसमें नकारात्मक एवं सकारात्मक दो तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। नकारात्मक है और सकारात्मक, दो तरह के जो अधिकारों का स्वरूप है वहाँ पर प्रावधान है। नकारात्मक जो स्वरूप है अधिकारों का, ये अनुच्छेद 1 से 21 तक है और इसके अंतर्गत सभी को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। और इस नकारात्मक अधिकार के स्वरूप के अंतर्गत ये राजनीतिक, कानूनी और नागरिक अधिकार आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जो नकारात्मक अधिकार का स्वरूप है उसके अंतर्गत राजनीतिक, कानूनी तथा नागरिक अधिकार आते हैं। जबकि जो सकारात्मक स्वरूप है वो अनुच्छेद 22 से 26 तक है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं। और इसमें सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आता है। ये अधिकार समाज के दबे कुचले असहाय लोगों को प्राप्त होता है। ये अधिकार सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। सकारात्मक अधिकारों का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्ग को ऊपर उठाना होता है। तो इसका जो सकारात्मक है इसका उद्देश्य होता है कि समाज के कमज़ोर वर्ग को ऊपर उठाना। अगला है हमारा अधिकारों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो जो अधिकारों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसमें क्या है, ये मार्क्सवादी ये मानते हैं कि उदारवादी व्यवस्था में अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर समाज वर्गों में बटा होता है। बेसिकली 2 वर्गों में बटा होता है, अमीर वर्ग एवं गरीब वर्ग। अमीर वर्गों के हाथ में सभी जो हैं उत्पादन के साधन के ये मालिक होते हैं और गरीब जो है गरीबों का शोषण होता है। और सिर्फ साम्यवादी व्यवस्था में गरीब वर्ग अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। और इस साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण होगा, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। और कहते हैं इस जब साम्यवादी व्यवस्था जो होगी इसमें क्षमता के अनुसार कार्य होगा और आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। और जो हमारे ये उत्पादन के साधन हैं इस पर सबका साझा नियंत्रण होगा। उसी हालात में सभी को अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा सभी को नहीं हो सकती है।
अमीर जो है अधिकारों का उपयोग करेंगे और गरीबों का शोषण होगा, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। और मार्क्सवादी मानते हैं कि साम्यवाद का मतलब ये होता है कि जहाँ न वर्ग हो न राज्य हो और सभी समान रूप से रहें, उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण हो। जो मार्क्सवादी हैं वो राज्य के विरोधी हैं। वो चाहते हैं कि राज्य ना हो, क्योंकि राज्य जो है शोषण का एक यंत्र मानते हैं राज्य को। तो आज का हम यहीं तक करेंगे। उसके आगे हम यूनिट 2 का चैप्टर 2 स्वतंत्रता शुरू करेंगे। आज अधिकार, जो मूल अवधारणा अधिकार है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। आगे की जो हमारा ये यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर था अधिकार, अब सेकंड चैप्टर है स्वतंत्रता। तो हम स्वतंत्रता शुरू करेंगे। और आगे की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।